सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम आपके व्याकरण का विषय पढ़ेंगे पत्र लेखन। पत्र क्या होते हैं, क्यों लिखे जाते हैं, ये सबको पता होता है क्योंकि पत्रों के द्वारा हम अपने समाचारों का, अपने विचारों का, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। आज जिस युग में हम रहते हैं वहाँ हमारे पास अत्याधुनिक साधन है जिनके द्वारा हम अपनी सूचना और समाचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इंटरनेट है, ईमेल है, फ़ोन है, लेकिन फिर भी पत्रों ने वर्तमान समय में भी अपना उतना ही महत्व बनाया हुआ है। पत्रों का आज भी उतना ही महत्व है जितना कि पहले के समय में हुआ करता था, जब ये सब साधन हमारे पास नहीं थे। इसीलिए आज भी पत्र लेखन सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की कक्षा में हम यही पढ़ेंगे कि हमारे पत्र कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार लिखे जाते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ फ्लो चार्ट में मैंने आपको बताया है कि पत्र के प्रकार कितने हैं। पत्र हमारे दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जहाँ पर हम एक औपचारिक भाषा का, एक फॉर्मल लैंग्वेज का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है, इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं फॉर्मल लेटर्स। और इसके बिल्कुल विपरीत अनौपचारिक पत्र जहाँ पर हम एक इनफॉर्मल लैंग्वेज यानी कि अनौपचारिक भाषा का प्रयोग करते हैं, वहाँ होते हैं हमारे इनफॉर्मल लेटर्स यानी कि अनौपचारिक पत्र। सबसे पहले हम देखेंगे कि औपचारिक पत्र जो हमारे होते हैं वहाँ किस प्रकार के पत्र हम लिखते हैं। औपचारिक पत्रों में आते हैं हमारे प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र जैसे आप देखते हैं कि छात्र जो होते हैं विद्यालय में अपने अवकाश का, छुट्टी आदि का जो है आवेदन करने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखते हैं, या फिर आपको किसी प्रकार की सुविधा आपको चाहिए विद्यालय में या जहाँ कहीं पर भी आप काम करते हैं, तो वहाँ के अधिकारी को जो पत्र आप लिखते हैं, उच्च अधिकारी को, वो कहलाते हैं आपके प्रार्थना पत्र में, जिनमें आप कुछ रिक्वेस्ट करते हुए पत्र लिखते हैं। आवेदन पत्र है दूसरा हमारा औपचारिक पत्रों में। आवेदन करना मतलब अप्लाई करना। तो छुट्टी के लिए जिस तरह से आप पत्र लिखते हैं वो भी आपके आवेदन पत्रों में ही आते हैं कि आप छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए आवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, आप जैसे किसी विद्यालय में आपको दाखिला लेना है, किसी कॉलेज में आपको दाखिला लेना है, या कहीं पर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो वहाँ जो पत्र आप लिखते हैं वो आते हैं आपके आवेदन पत्र में। और बट नेचुरल है कि जहाँ पर ऐसे अधिकारियों को हम पत्र लिखते हैं वहाँ पर हम औपचारिक भाषा का ही प्रयोग करेंगे। अगला है आपका शिकायती पत्र। शिकायती पत्रों में आप क्या आते हैं कि मानो आप अपने आसपास या किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी आप किसी प्रकार का गैरकानूनी कार्य होते हुए देखते हैं, आपको कुछ गलत लिखता है, तो उस बात के लिए जिस प्रकार जो पत्र आप अपने, मानो थाना अध्यक्ष को आपने पत्र लिखा कि आपने कहीं पर कोई आपके इलाके में चोरी वगैरह बहुत बढ़ गई है, तो उसके लिए आपने थाना अध्यक्ष को, थाना अधिकारी को पत्र लिखा, या फिर आपके इलाके में, आपके आसपास में कहीं साफ़ सफाई नहीं हो रही है तो आपने नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखा, ठीक है, शिकायत करने के लिए कि आपके यहाँ पर इस तरह जो है साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, अधिकारी नहीं आते हैं, ये सब चीज़ें बताने के लिए जहाँ पर आप शिकायत करते हैं वहाँ आपके शिकायती पत्र आते हैं। अगला है आपका संपादकीय पत्र। संपादकीय पत्र में भी यही है। देखिए, संपादकीय बना है आपके संपादक शब्द से, और संपादक का मतलब होता है एडिटर। जो न्यूज़पेपर के हमारे एडिटर होते हैं उन्हें हम हिंदी में संपादक कहते हैं। तो आप अगर ऐसी कोई सूचना चाहते हैं कि जन जन तक पहुँचे, आप समाज के लोगों को किसी प्रकार का समाचार या कोई सूचना देना चाहते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप अपने जो अखबार के संपादक को आप पत्र लिखते हैं, वो सब आपके संपादकीय पत्र में आते हैं। अगला है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र आपके, जो आप दुकानदार, वकील, डॉक्टर, बैंक मैनेजर आदि जो होते हैं, इन्हें जो पत्र आप लिखते हैं उनमें भी बहुत औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, विनम्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ये पत्र हमारे जो आते हैं वो हमारे व्यापारिक पत्र या फिर व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। अगला है हमारा कार्यालय पत्र। कार्यालय शब्द बना है हमारा कार्यालय से, यानी कि ऑफिसेस, दफ्तर। तो जो भी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय होते हैं वहाँ के अधिकारियों को जो पत्र आप लिखते हैं वो आपके आता है कार्यालय पत्र में। मानो अगर आपके घर में मानो कोई बुज़ुर्ग है और आप उनकी पेंशन जो है सरकार के द्वारा शुरू कराना चाहते हैं, तो उस पेंशन के लिए जो पत्र आप किसी सरकारी कार्यालय में लिखेंगे, तो वो पत्र जो कार्यालय में लिखा गया है वो कहलाएगा हमारा कार्यालयी पत्र। तो ये सभी पत्र जो हैं इनमें हम बहुत ही औपचारिक भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये पत्र हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं लिख रहे हैं, ये पत्र हम लिख रहे हैं उसके पद को, जिस पद पर वो व्यक्ति आसीन है। तो जब ऐसे किसी उच्च अधिकारी को पत्र लिखा जाता है तो बहुत ही औपचारिक भाषा का, चुने हुए शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सारे पत्र हमारे जो आते हैं वो आते हैं हमारे औपचारिक पत्रों में।
अगला है हमारा अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र देखिए, औपचारिक पत्र से बिल्कुल विपरीत, मैंने आपको पहले भी कहा था। तो जिस प्रकार हम एक फॉर्मल लैंग्वेज, एक औपचारिक भाषा का प्रयोग औपचारिक पत्रों में करते हैं, इससे ठीक उल्टा अनौपचारिक भाषा में हम एक सरल भाषा का प्रयोग करते हैं जिसमें बिल्कुल औपचारिकता नहीं होती है, क्योंकि ये पत्र हम उन्हें लिखते हैं जो हमारे अपने होते हैं। हम उन्हीं से अनौपचारिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो अनौपचारिक पत्र जो होते हैं ये हमारे एक तरह से व्यक्तिगत पत्र होते हैं, पर्सनल पत्र भी होते हैं, जिन्हें हम किन को लिखते हैं, हमारे अपने कौन, चाचा, दादा, नाना, पिता, मित्र, हमारे भाई बहन, संबंधी जो हमारे होते हैं, उन्हें जो पत्र हम लिखते हैं, जो हमारे पर्सनल लेटर्स होते हैं, व्यक्तिगत पत्र होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अनौपचारिक पत्र। जैसे अनौपचारिक पत्रों में आपको बताया है कि बधाई पत्र जो है वो अनौपचारिक पत्रों में आते हैं। बधाई पत्र कि आपका छोटा भाई कक्षा में प्रथम आया है तो उसे बधाई देते हुए आपने पत्र लिखा। आपका मित्र किसी प्रतियोगिता को जीत गया है तो उसे बधाई देते हुए, या उसका जन्मदिन है तो आप उसके जन्मदिन की बधाई देते हुए आप उसे पत्र लिख रहे हो। तो ये आपके आते हैं अनौपचारिक पत्रों में। आभार प्रदर्शन पत्र, आभार प्रदर्शन करना यानी कि किसी के प्रति आप थैंकफुल हो तो उसे आप थैंक यू बोलने के लिए जो पत्र लिखते हो, कि मानो आपके जन्मदिन के उत्सव पर आपके मामा जी ने आपको कोई उपहार भेजा तो उनको धन्यवाद बोलते हुए जो पत्र आप लिखोगे वो आपका आभार प्रदर्शन पत्र में आएगा। तो इस प्रकार जब आप किसी को थैंक यू बोलने के लिए पत्र लिखते हो तो वो पत्र जो आते हैं वो आपके आभार प्रदर्शन पत्र में आते हैं। निमंत्रण पत्र, इनवाइट करने के लिए, आपकी बहन की शादी है और आप अपने मित्रों को इनवाइट करने के लिए जो पत्र लिख रहे हो, उनको निमंत्रण देने के लिए जो पत्र लिख रहे हो, वो निमंत्रण पत्र। छुट्टियों में आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो और आप अपने मित्र को भी निमंत्रित कर रहे हो आपके साथ जाने के लिए, तो इस तरह से जो पत्र होते हैं वो आते हैं आपके निमंत्रण पत्र में। अगला संवेदना पत्र। संवेदना पत्र में वो पत्र जो आप अपने सगे संबंधियों को, अपने परिवारजनों को या अपने मित्रों को ऐसे समय में लिखते हो जब आप उनको सहानुभूति देना चाहते हो, सांत्वना देना चाहते हो, उनके दुख बांटना चाहते हो। तो दुख के समय में या बुरे समय में उनको हिम्मत बंधाने के लिए, सहानुभूति दिखाते हुए, सिंपैथी दिखाते हुए जो पत्र आप लिखते हो वो आते हैं आपके संवेदना पत्र में। अगला है हमारा अनुमति पत्र। अनुमति का मतलब परमिशन, आज्ञा। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप अनुमति देते हुए ही पत्र लिख रहे हो, यहाँ पर अनुमति मांगते हुए और देते हुए दोनों तरह के जो पत्र होते हैं। मानिए आपको विद्यालय की तरफ से कहीं जाना है तो आप अपने पिताजी से उसकी अनुमति मांगते हुए पत्र लिख रहे हैं, या फिर आपके पिताजी जो है आपको कहीं जाने के लिए परमिशन दे रहे हैं, आपको आज्ञा दे रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए वो आपको जो पत्र लिखेंगे कि आप जा सकते हैं वहाँ पर। तो इस तरह से जो पत्र हमारे होते हैं अनुमति मांगते हुए या देते हुए, वो पत्र हमारे अनुमति पत्र में आते हैं। अगला है सुझाव या सलाह पत्र। ये पत्र भी हमारे व्यक्तिगत पत्रों में यानी कि अनौपचारिक पत्रों में ही आते हैं। जैसे आप अपने छोटे भाई बहनों को किसी प्रकार का मशवरा दे रहे हो, आप उन्हें समय का सदुपयोग करने का सुझाव दे रहे हो या सलाह दे रहे हो अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए या अपना ख्याल रखने के लिए, बुरी संगत में ना पड़ने के लिए, तो आप यहाँ पर उन्हें किसी न किसी प्रकार का जब सुझाव दे रहे हो, कोई मशवरा दे रहे हो, कोई सलाह दे रहे हो, तो ये आते हैं आपके सुझाव या सलाह पत्र में। दूसरा है आपका सूचना पत्र या वर्णन पत्र। सूचना पत्र या वर्णन पत्र जो बेसिकली हम अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, रिश्तेदारों को लिखते हैं जो हमसे दूर दराज कहीं इलाकों में रहते हैं, तो उन्हें अपने घर का समाचार बताते हुए या फिर घर में कोई घटना घटित हो गई है या कुछ भी अच्छा बुरा जो हो रहा है उसकी सूचना बताते हुए आप जो पत्र उन्हें लिखते हो कि हम यहाँ कुशल पूर्वक है और घर में इस प्रकार की जो घटना घटित हुई है, या फिर कुछ अच्छा हुआ है कि किसी की शादी हो रही है या आप कोई उत्सव मनाने जा रहे हैं, तो इस प्रकार का जो वर्णन करते हुए और सूचना देते हुए आप जो पत्र लिखते हो वो आते हैं आपके सूचना पत्र या वर्णन पत्र में। अगला है आपका क्षमा याचना पत्र। माफ़ी मांगते हुए, क्षमा याचना मतलब माफ़ी मांगना। तो मानो आपसे कोई गलती हो गई है और उस गलती के लिए आप अपने किसी आप हॉस्टल में रहते हो और आपने कोई गलत कार्य कर दिया, आपसे कोई गलती हो गई है और आपके घर वालों को इस बात का बहुत दुख पहुंचा है, तो अपने माता पिता से, अपने बड़ों से माफ़ी मांगते हुए जो पत्र आप लिखते हो वो आपका क्षमा याचना पत्र में आएगा। या फिर आप अपने मित्र के उसके जन्मदिन की पार्टी पर आप नहीं जा पाए उसके इन्वाइट करने पर भी, तो उससे जो क्षमा मांगते हुए पत्र आप लिखते हो वो क्षमा याचना पत्र में आता है। तो इस तरह के जो आपके पत्र होते हैं वो आते हैं आपके क्षमा याचना पत्र में, और ये सभी होते हैं आपके अनौपचारिक पत्र जो हम अपने परिवारजनों को, अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, जहां पर हम एक अनौपचारिक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये हुए हमारे पत्रों के प्रकार, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अब हम पढ़ेंगे पत्र का प्रारूप, यानी कि हम सीखेंगे कि पत्र जो है किस फॉर्मेट से लिखे जाते हैं। पत्र का प्रारूप का अर्थ होता है उसका फॉर्मेट, यानी कि पत्र लिखने का फॉर्मेट क्या है, अब हम सीखेंगे।
सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी औपचारिक पत्र लिखने का प्रारूप क्या होता है, यानी कि एक फॉर्मल लेटर लिखने के लिए आपको किस फॉर्मेट को फॉलो करना होता है, किस प्रारूप को फॉलो करना होता है। तो यहाँ उदाहरण में मैं बहुत एक बेसिक सा पत्र ले रही हूँ जो हम अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को जैसे लिख रहे हैं। देखिए, जो भी औपचारिक पत्र आप लिखते हैं प्रारूप उसका यही होता है बिल्कुल, लेकिन बस फ़र्क इतना हो जाता है कि जिस भी अधिकारी को आप पत्र लिख रहे हो तो उसके पद के अनुसार जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें बदल जाएंगी, चेंज हो जाएगी। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर पत्र का प्रारूप में समझा रही हूँ कि आप विद्यालय के प्रधानाध्यापक को यानी कि प्रिंसिपल को आप अगर पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ हम प्रधानाचार्य का प्रयोग करेंगे, विद्यालय का नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे। वहीं पर अगर आप किसी नगर निगम विभाग में आप जैसे पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप जो है क्या करेंगे, प्रधानाचार्य की जगह यहाँ पर स्वास्थ्य अधिकारी हो जाएगा। दिल्ली नगर निगम विभाग या जहाँ पर भी जिस भी जगह पर आप रहते हैं, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर, जो भी है वहाँ के नगर निगम विभाग का आप नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे और उनका पद जो है इस प्रकार से लिख के ये प्रारूप बदल जाएगा, लेकिन बाकी सब यहाँ पर सेम रहेगा। तो हम शुरू करते हैं हमारे पत्र से। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं सेवा में। सेवा में लिखने का मतलब ये नहीं कि आप उनकी सेवा में हो। सेवा में यानी कि उस पद पे जो हमारी सेवा कर रहे हैं, जो जन की सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेवा में प्रधानाचार्य जी, अगर आपके स्कूल के प्रिंसिपल मेल हैं तो प्रधानाचार्य जी, और अगर फीमेल हैं, महिला हैं तो प्रधानाचार्या जी, आ की मात्रा यहाँ लग जाएगी। उसके बाद आप अगली पंक्ति में विद्यालय का नाम लिखेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल में लेते हैं बाल भारती विद्यालय, अगर मैं कहूँ, ठीक है, बाल भारती पब्लिक स्कूल। उसके बाद अगली लाइन में आप लिखेंगे विद्यालय का पता। तो ये हमारा ऊपर का फॉर्मेट है। सबसे पहले सेवा में प्रधानाचार्य जी, अगली पंक्ति में विद्यालय का नाम, अगली पंक्ति में विद्यालय का पता। इस तरह से ये करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे। पहले तो ये पत्र का प्रारूप यहाँ तक पूरा होने के बाद पहले हम एक लाइन लीव करेंगे, एक पंक्ति छोड़ेंगे। उसके बाद अगली पंक्ति में हम लिखेंगे विषय। भाषा के अलावा जो विषय है ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है जो हमारे औपचारिक पत्रों को अनौपचारिक पत्रों से अलग करता है, इनके प्रारूप को अलग बनाता है। क्योंकि औपचारिक पत्रों में विषय लिखा होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। औपचारिक पत्र में विषय लिखा ही जाता है, लेकिन अनौपचारिक पत्रों में हम विषय का प्रयोग नहीं करते, विषय हम वहाँ पर नहीं लिखते। अब औपचारिक पत्रों में विषय लिखना ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि देखिए, औपचारिक पत्र हम किसी बड़े उच्चाधिकारी को ही लिख रहे हैं, तो उनके पास दिन में ये तो नहीं है कि हमारा ही एक पत्र जाएगा, उनके पास तो दिन में और भी कई लोगों के पत्र आते होंगे, अनेक प्रकार के, कोई प्रार्थना पत्र, कोई शिकायती पत्र। तो इसलिए औपचारिक पत्र में विषय लिखना ज़रूरी होता है, ताकि पत्र में विषय को पढ़कर ही उन्हें हमारे पत्र के विषय वस्तु के बारे में, यानी किस विषय पर वो पत्र हमने लिखा है, वो पता चल जाए। तो इस तरह से यहाँ पर प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम, विद्यालय का पता लिखने के बाद एक पंक्ति हम छोड़ेंगे। उसके बाद हम अगली पंक्ति में लिखेंगे विषय। जैसे मैंने यहाँ पर आपको लिखा है कि संबंधित विषय का उल्लेख, जिस भी विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं वो विषय यहाँ पर आप लिखेंगे। विषय लिखने के बाद अगली पंक्ति फिर आप छोड़ेंगे। एक पंक्ति छोड़ने के बाद आप यहाँ लिखेंगे महोदय। अगर आपके प्रधानाचार्य पुरुष हैं तो महोदय, और अगर प्रधानाचार्य स्त्री हैं तो महोदया। तो इस प्रकार से यहाँ पर उनका संबोधन करते हुए महोदय या महोदया लिखकर हम आपका पत्र की विषय वस्तु शुरू करेंगे। और ध्यान रहे कि सब कुछ जो पत्र में आप लिख रहे हैं वो आपके पृष्ठ के सभी कुछ दाईं ओर लिखा होना चाहिए, इस मार्जिन लाइन के साथ, इस तरह से। जैसे कई बच्चे क्या करते हैं कि वो यहाँ गैप छोड़ के फिर विषय लिखते हैं, या गैप छोड़ के यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, या फिर इस तरह से, या फिर महोदय को सेंटर में लिखते हैं, तो वो गलत होता है। आप ध्यान रखें इस बात का कि पत्र लिखते समय आपका जो भी पत्र लिखा जा रहा है, जिस भी प्रकार का उसका प्रारूप है, वो सब आपके पृष्ठ की दाईं ओर इसी तरह से मार्जिन लाइन के साथ शुरू होना चाहिए। अब विषय लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़ के हमने यहाँ संबोधन में लिखा महोदय या महोदया, जिन्हें भी हम पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद आपका पत्र जो है वो मैक्सिमम 3 पैराग्राफ में होना चाहिए। पैराग्राफ का मतलब ये नहीं कि आपको बड़े बड़े पैराग्राफ ही लिखने हैं। जैसे मैंने यहाँ देखिए पत्र के प्रारूप में मैंने आपको समझाया है क्लियर यहाँ पर कि ये जो पोर्शन है हमारा, ये पूरा विषय वस्तु है, यानी कि हमारा कंटेंट क्या है, किस टॉपिक पर हम जो है पत्र लिख रहे हैं, उसमें हमें क्या बताना है, क्या लिखना है। तो सबसे पहले 2 या 3 पंक्तियों में हम जहाँ लिखेंगे कि हमारे पत्र लिखने का कारण क्या है। शुरू की 2 पंक्तियों में या हार्डली 3 पंक्तियों में हम लिखेंगे कि हमारे पत्र लिखने का कारण क्या है। उसके बाद हम यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करके सेकंड पैराग्राफ यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है आपको, 1 2 3 पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ से आपका पैराग्राफ चेंज होगा वो अपने आप पता चल जाता है।
अगले पैराग्राफ में हम लिखेंगे हमारी पूरी विषय वस्तु, कि जो पत्र हमने जिस कारण से लिखा है उस कारण के बारे में हम क्या क्या हमारे अधिकारी को बता रहे हैं। अपनी पूरी विषय वस्तु जिस कारण से हमने पत्र लिखा है उसे समझाते हुए, अपनी बात को बताते हुए हम ये दूसरा पैराग्राफ यहाँ पर ख़त्म करके तीसरा पैराग्राफ जो हम स्टार्ट करेंगे, तीसरे पद में हमें लिखना है कि जो भी विषय वस्तु हमारी थी, चाहे वो प्रार्थना पत्र था या शिकायती पत्र था, उसको पूरा करने की आशा करते हुए आप अपने पत्र का यहाँ पर समापन करेंगे, यानी कि आप उसकी यहाँ पर एंडिंग कर देंगे तीसरे पैराग्राफ में। उसके बाद जब आपकी पत्र लिखने का कारण आपका विषय वस्तु में पूरा हो गया, फिर कारण की जो विषय वस्तु है, जो कुछ भी आप अपनी बात समझाना या रखना चाहते हो उनके सामने वो लिखेंगे। तीसरे पद में आप यहाँ पर अपना समापन करेंगे, यानी कि पत्र की आप एंडिंग करेंगे। उसके बाद बिना लाइन लीव किए जहाँ पर आपका पत्र समाप्त हुआ है, अगली लाइन में अगेन दाहिने साइड पर, राइट हैंड साइड पर आप लिखेंगे धन्यवाद या धन्यवाद। अगली पंक्ति में अब जैसे आप छात्र हो और आपने अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखा है, तो अगर आप बालक हो, लड़के हो, तो आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, लड़के लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, और अगर लड़की ने पत्र लिखा है तो लड़कियां लिखेंगी आपकी आज्ञाकारिणी